बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पैशनेट ब्रेन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूनिट नंबर 15 की एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले एंड इस पार्ट में हम एक्सरसाइज में एमसीक्यूज एंड शॉर्ट एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को कवर करने वाले। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है एंड हमें यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि हमें जो मोल्स हैं अमोनिया की वो क्वेश्चन में गिवन है। अब रूम टेम्परेचर प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो होता है 24 डीएम क्यूब एंड अगर हम इसके फार्मूला को देखें तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स को और मोलर मैस को मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। तो हमें जो गिवन वैल्यू मोल्स की क्वेश्चन में गिवन है और मोलर वॉल्यूम को अगर हम उनको सिंपली मल्टीप्लाई करें 15 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 360 डीएम क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस मीथेन विल प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डीएम क्यूब एट आरटीपी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है वो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है और हमें मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सी फार्मूला को रीअरेंज करेंगे एंड हम इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम को डिवाइड करके मोलर वॉल्यूम के साथ। हमें मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं तो हमें एक तो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है और एक वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है। जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमें 0.75 मोल्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, 0.75। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इफ 2 ग्राम ऑफ इट आर डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें मैथ्स भी गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और हमें इसकी कंसंट्रेशन को इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें एक वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसको सॉल्व करते हैं कि हमें जो मोलर कंसंट्रेशन है KOH की वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। सो मोल्स के लिए हमें मास गिवन है और मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास इसका होता है 56.1 ग्राम पर मोल। तो हम सिंपली मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा मास, सॉरी मोल्स। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में। तो इसके लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं और 0.1 डीएम क्यूब हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। स्टेप 3 में हमने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो हम मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी व्हिच इज़ 0.357 मोल बाय डीएम क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 0.36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.36 मोल बाय डीएम क्यूब। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि what will be the mass of sodium chloride needed to make up 15 dm cube of its solution with a concentration 0.7 gram by dm cube। हमें इसमें वॉल्यूम भी गिवन है क्वेश्चन में और हमें कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी भी क्वेश्चन में गिवन है। हमें जस्ट इसमें मास को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि मास हमने फाइंड आउट करना है और मास को का जो फॉर्मूला है इसमें कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो मास आ जाता है। हमें कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में गिवन है और वॉल्यूम भी। तो हम क्या करेंगे 0.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो 10.5 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास 10.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन पर अगर आए तो यहाँ के फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 in mole by dm cube if it's 10 centimeter cube react with 20 centimeter cube of sodium hydroxide solution having the concentration 0.1 mole by dm cube। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने इसमें हमें हमें एक वैलेंट केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो Na2SO4 और वाटर बना हमारे पास, ठीक है। N1 हम एसिड के लिए यूज़ करेंगे और N2 बेस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है M1V1/N1 एंड M2V2/N2।
इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो गिवन चीज़ें हैं, सो V1 हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और V2 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड M1 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, M2 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और M1 मल्टीप्लाई 10 बाय 1 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 20/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो M1 हमारे पास आ जाता है 0.1 मोल बाई डी एम क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 178 ग्राम बाय मोल एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज C3H5O3, तो व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H10O6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सो व्हाट सॉरी व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन एयर विच कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? अच्छा, जब नेचुरल गैस बर्न होती है एयर के अंदर तो उसमें कौन सा कंपोनेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है? अब नेचुरल गैस एयर में बर्न हो रही है तो एयर में हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल गैस है ना वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो नेचुरल गैस जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो दैट्स ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल गैस हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 8। इफ द एक्चुअल yield of a compound is 0.198 gram and theoretical yield is 0.217 gram, what will be the percentage yield? अच्छा, हमें एक्चुअल यील्ड भी क्वेश्चन में गिवन है और थ्योरेटिकल यील्ड भी, हमने इसमें परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे कि इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। थ्योरेटिकल यील्ड है 0.217 ग्राम एंड जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सिंपली एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 91.2% हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 91.2 इज करेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 15.1, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? मोलर वॉल्यूम क्या होता है किसी भी गैस का एट RTP? So the molar volume of a gas at room temperature and pressure is approximately 24 dm³ per mole. मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का RTP पे होता है approximately 24 dm³ per mole. It means that 1 mole of any gas occupies about 24 dm³ at room temperature pressure. यानी कि 1 मोल कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 24 dm³ एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। 15.2 की अगर हम बात करें, सो हाउ इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस? अब हमने ये तो सीख लिया कि मोलर वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ये किस तरह से यूजफुल है हमारे लिए। सो द मोलर वॉल्यूम अलाउ अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा। जो मोलर वॉल्यूम है ये हमें अलाउ करता है कि हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम बाय यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा। And it is especially useful in gas stoichiometry and chemical calculation। अब ये जो कंसेप्ट है ये यूजफुल है गैस स्टोइकियोमेट्री और केमिकल कैलकुलेशंस में। 15.3 पे अगर हम आते हैं, सो हाउ डज मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगैड्रोस लॉ? मोलर वॉल्यूम किस तरह से रिलेट करता है एवोगैड्रोस लॉ से? So according to the Avogadro's law, equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम गैसेस का सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे contain equal number of molecules. So therefore, 1 mole of any gas occupy the same molar volume at the same temperature and pressure। इस वजह से क्या होता है कि 1 मोल अगर कोई भी गैस है हमारे पास तो वो सेम मोलर वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्यूपाई करती है। 15.4 है कि वाई मैनी टू डिफरेंट कंपाउंड शो द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसा ये होता है कि दो कंपाउंड ने जो कि टोटली डिफरेंट हैं बट उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। So two different compounds may have the same empirical formula because an empirical formula represents the simplest whole number ratio of atoms
जो 2 कंपाउंड्स होते हैं ना, 2 क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो उनका एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला सेम हो सकता है बिकॉज़ एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला रिप्रेज़ेंट करता है सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। यानी उस पूरे फ़ॉर्मूला को सिम्पलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज कर देता है। सो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला कैन रिड्यूस टू द सेम सिम्पलेस्ट रेशियो। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जो कि जिनके मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूलाज़ डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिड्यूस होके सिम्पलेस्ट रेशियो में आ जाते हैं। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इथीन को करते हैं, तो इथीन है C2H4, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये होल नंबर रेशियो में आ जाता है। सिमिलरली प्रोपीन है, तो प्रोपीन है C3H6, ऐसे भी हम अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, बट उनके एम्पिरिकल फ़ॉर्मूलाज़ सेम हैं। उसके बाद आते हैं 15.5 पे। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट? परसेंटेज यील्ड क्यों इम्पोर्टेंट है? So the percentage yield is important because it show how efficiently a chemical reaction produced the desired product. परसेंटेज यील्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें बताती है कि कितने अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन है जो कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट कंपेयर द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई लॉसेस और इनएफिशिएंसीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। परसेंटेज फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि कितने अच्छे तरीके से एक जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हुआ है और उसके रिजल्ट में हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिली है। इसके अलावा ये एक्चुअल यील्ड को कंपेयर करता है थ्योरेटिकल यील्ड के साथ और जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कितना लॉस हुआ है और इम्प्योरिटीज़ और इनएफिशिएंसीज़ वगैरह के बारे में हमें पता चलता है रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 15.6, ये एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है जो कि हमें मोल बाय डीएम क्यूब में फाइंड आउट करनी है एंड इफ इट कंटेन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें 49 ग्राम जो है वो H2SO4 का जो मास है वो क्वेश्चन में गिवन है एंड आल्सो 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम भी गिवन है। मोलर मास होता है H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल एंड अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करते हैं तो 0.5 मोल्स हमारे पास आ जाएँगे एंड वॉल्यूम जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 डीएम क्यूब गिवन है। सो अगर हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे एंड सिंपली 0.5 मोल बाय डीएम क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हिच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे और बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे द मोल रेशियो फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन टू डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट ईच रिएक्टेंट कैन प्रोड्यूस। हम मोल रेशियो को यूज़ करेंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये डिटरमाइन करने में कि कितने हाउ मच प्रोडक्ट जो है कितनी प्रोडक्ट हर एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्थ स्टेप में द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा कम अमाउंट लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट की वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा एंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट। जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा एंड देयर फोर लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो दैट्स वाई इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15.2। सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड व्हिच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम प्योरिटी फाइंड आउट करें उस कंपाउंड की जो कि यूज़ होता है मेडिसिन के अंदर? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ मेडिसिनल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्योरिटी है किसी भी मेडिसिनल कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है तो उसमें जो भी कंपाउंड है उनका प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इम्प्योरिटीज में रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन एंड काज हार्मफुल साइड इफेक्ट। जो भी कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उस कंपाउंड की जो इफेक्टिवनेस है
उसको जो है वो कम कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है और उसकी वजह से डिफरेंट हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। Purity testing ensured that the medicines contain the correct amount of active ingredient and it is safe and effective for patients. प्योरिटी टेस्ट किए जाते हैं जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें, क्योंकि ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि जो मेडिसिन है उसके अंदर करेक्ट अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड ये सेफ और इफेक्टिव है पेशेंट के लिए। मतलब अगर पेशेंट जो है इसको खाएगा तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नेक्स्ट है 15.3। So will there be a limiting reaction is in a reversible reaction? So इसका आंसर है yes, a reactant may be limiting initially, but in a reversible reaction, the reaction can produce in both forward and reverse direction. एक reaction जो है वो initially limiting हो सकता है, लेकिन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है। सो देयरफॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ईच इक्विलिब्रियम, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो पहुँचती हैं इक्विलिब्रियम तक एंड the concept of limiting reactant is mainly applied to the reaction in a particular direction rather than to the equilibrium state. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ डू यू नो इफ फार्मूला इज एम्पेरिकल और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो फार्मूला है वो एम्पेरिकल है भी या नहीं? So a formula is an empirical and it is a subscript of the atoms are in their simplest whole number ratio. एक फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है अगर उसकी जो सबस्क्रिप्ट हैं वो सारी की सारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है। फॉर एग्जांपल C6H12O6। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाते हैं यानी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर के साथ तो CH2O ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। So CH2O is a empirical formula because its subscript cannot be reduced further, यानी अब अगर इसकी जो सबस्क्रिप्ट है इनको हम मज़ीद रिड्यूस या कम नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं 15.5। So write down one method to find molecular mass of a compound without knowing its molecular formula. ऐसा एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका हमें मोलिकुलर फार्मूला नहीं पता। अब उसको हमने यूज़ करते हुए हमने उसका मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वन मेथड इज़ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो मेथड हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द कंपाउंड इज़ आयनाइज्ड एंड द मास टू चेंज रेशियो ऑफ इट्स मोलिकुलर आयन इज़ मेजर्ड। इसमें क्या होता है कि इस कंपाउंड वो कंपाउंड आयनाइज़ होता है और मास टू चेंज रेशियो जो है उस मोलिकुलर आयन की वो मेजर की जाती है एंड द मोलिकुलर आयन पीक कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब जो उसकी आयन पीक होती है वो यूज़ की जाती है ये डिटरमाइन करने में कि वो जो मोलिकुलर मास है उस कंपाउंड का मतलब वो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को कवर किया एंड इसी एक्सरसाइज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की पूरी वीडियो में कोई सिंगल पॉइंट भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।